डियर स्टूडेंट्स, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप जानते हैं, वन पेयर ओवरीज, वन यूट्रस, वन पेयर ओविडक्ट, फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया वल्वा और सम ग्लैंड्स रखता है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो ओवेरियन फॉलिकल्स हम लोग सिलेक्ट किया है। हम लोगों ने ओवेरियन फॉलिकल्स पे डिस्कस करेंगे। ये ओवेरियन फॉलिकल्स क्या है, तो आप इसके लिए माइंड में आप एक बार सोचिए कि आपने प्राइमरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, ये सब जो आप नोटिस करते हैं इस चैप्टर में जो नाम सुनते हैं, ये सब कलेक्टिवली ओवेरियन फॉलिकल्स कहलाते हैं। ये फॉलिकल वर्ड जो है इसका सेंस क्या है, तो आप फॉलिकल के लिए आप एक इंट्रोडक्शन ध्यान रखिए कि फॉलिकल्स स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं, और ओवेरियन फॉलिकल्स इसका मतलब सेंस ये निकलता है कि ये स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो ओवरीज में पाए जाते हैं। तो ओवरीज जो है वो फीमेल गोनाड है क्योंकि वो गैमेट प्रोड्यूस करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के लिए जो रिक्वायर्ड सेक्स हार्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है। तो ओवेरियन फॉलिकल्स आखिर स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, तो ये ओवरीज में कहाँ पाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब मैटर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओवेरियन फॉलिकल और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स और उनसे टच कर जो किया जाता है क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आप अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड कर लें, रिलेट कर लें। चूंकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें एक सिंगल ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऑप्शन आपको एक सेलेक्ट करना होता है इन वेरी शॉर्ट पीरियड गिवन टाइम में। तो ओवेरियन फॉलिकल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कैसे आप इजी वे में कम टाइम लेकर के बनाएंगे, ये सोचते हुए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग इसके लिए ओवरीज का सबसे पहले उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन स्टडी करेंगे ताकि ओवरी का हम इंटरनल स्टडी कर सके, इंटरनल फीचर्स का। तो ये फिगर में आपको दिख रहा है एलएस ऑफ ओवरी। आप सबसे पहले ओवेरियन वॉल पे फोकस करिए। जो ओवेरियन वॉल है आप देख रहे हैं, ये ओवेरियन वॉल ओवरी का वॉल है। ये ओवेरियन लिगामेंट है जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है। तो ओवेरियन वॉल आप नोटिस कर रहे हैं ये बाई लेयर्ड है। ये जो फिगर दिख रहा है ये पोर्शन, ये आउटर लेयर हो गया ओवेरियन वॉल का, जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना है। इसे आप जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं क्योंकि यही टिश्यू जो ओवेरियन वॉल में है ये फीमेल गैमेट ओवा को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आउटर लेयर ओवेरियन वॉल का सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है, और जो इंटरनल लेयर ओवेरियन वॉल में देख रहे हैं आप, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है। इसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, इन्हें हम नाम दे रखा है हम लोगों ने प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, पीजीसी शॉर्ट में कहते हैं। और यही बाय सेवरल स्टेप्स प्रोसेस कलेक्टिवली नोन एज ओजेनेसिस। तो इसी के जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ओजेनेसिस इन्हीं के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, या कह लीजिए कि ओजेनेसिस में जितने प्रोडक्ट बनते हैं वो सब प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के डिसेंडेंट हैं, उन्हीं से बनते हैं। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को कहेंगे, और ये सिंगल लेयर्ड में अरेंज्ड हैं ओवेरियन वॉल के आउटर लेयर में। तो इनके लेयर का नाम हो गया जर्मिनल एपिथेलियम, सेल्स हो गए प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। अब यह देखिए, ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो जर्म सेल्स फॉर्म करेंगे ओजेनेसिस के, उनका एक आप सीक्वेंस स्टडी कर लीजिए कि ओजेनेसिस का क्या सीक्वेंस है, कितने फेजेस इंक्लूडेड हैं ओजेनेसिस में, और किस फेज से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। अभी आप ध्यान रखिए, हम सब गैमेटोजेनेसिस टॉपिक पे नहीं है, अभी हम लोग का टॉपिक ओवेरियन फॉलिकल है। तो हम जो डिटेल ऑफ ओजेनेसिस है वो हम गैमेटोजेनेसिस में डिस्कस करेंगे, वहां से टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग। लेकिन अभी चूंकि रिक्वायरमेंट है थोड़ा एक ओवरव्यू का, एक वेरी शॉर्ट व्यू का आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप ओजेनेसिस के जो फेजेस, स्टेप्स और जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप नाम सुनने जाने। तो इसके लिए याद रखिए, ओजेनेसिस जो है वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से स्टार्ट होता है, जो डिप्लॉयड सेल्स हैं ओवेरियन वॉल में। और एंटायर ओजेनेसिस में 3 फेजेस आती हैं।
एक फर्स्ट फेज को मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, जिसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। सेकेंड फेज को हम ग्रोथ फेज कहते हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट बना है मल्टीप्लिकेशन फेज में, वो ग्रोथ फेज में रिलेटिवली अपने साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम को बढ़ाता है ताकि उसका लाइफ स्पॉन ज़्यादा हो, वो ज़्यादा दिनों तक मेल गैमेट को वेट कर सके, फर्टिलाइजेशन की सर्टेनिटी हो। तो इसके लिए सेकेंड जो फेज है ओजेनेसिस का, उसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। और थर्ड जो फेज है उसे हम मैचुरेशन फेज कहते हैं। और मैचुरेशन फेज में मियोटिक सेल डिवीजन होता है। चूंकि मियोसिस 2 स्टेप प्रोसेस है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इसीलिए हम लोग मैचुरेशन फेज को मैचुरेशन 1 एंड मैचुरेशन 2 कहते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, ओजेनेसिस में 3 स्टेप्स हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, माइटोसिस वाले इवेंट को, माइटोसिस वाले फेज को, सेकेंड ग्रोथ फेज, और थर्ड जो है वो मैचुरेशन फेज, जो 2 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें मैचुरेशन 1 मियोसिस 1 को कहते हैं एंड मैचुरेशन 2 मियोसिस 2 को कहते हैं। तो याद रखिए, माइटोसिस प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में होता है और इसका प्रोडक्ट है ओगोनिया। तो फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन फेज के प्रोडक्ट हो गए ओगोनिया। फिर ये ओगोनिया साइज में ग्रो करते हैं, तो इनका नाम फिर आगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रोथ इनका नाम रख दिया हम लोगों ने प्राइमरी ओसाइट। फिर प्राइमरी ओसाइट जो डिप्लॉयड सेल है, ये मैचुरेशन 1 फेज में एंटर करता है, मियोसिस 1 होता है इसमें, और इससे एक लार्ज सेल प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं, और रिलेटिवली एक स्मॉल सेल प्रोड्यूस होता है जिसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। तो मियोसिस 1 के 2 प्रोडक्ट हो गए प्राइमरी ओसाइट से, लार्ज सेकेंडरी ओसाइट एंड स्मॉल पोलर बॉडी। अब याद रखिए, प्राइमरी ओसाइट का जो साइटोकाइनेसिस होता है वो अनइक्वल होता है, सेंटर से नहीं होता साइटोकाइनेसिस। तो इसीलिए इसका जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है प्राइमरी ओसाइट का, वो 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इसके लार्ज प्रोडक्ट में चला जाता है, जिसे हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं, एंड वेरी लिटिल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम इसके स्मॉल प्रोडक्ट में आता है, जिसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। तो याद रखेंगे आप, प्राइमरी ओसाइट का जो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस है, इसके वजह से इसके 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, सेकेंडरी ओसाइट लार्ज एंड फर्स्ट पोलर बॉडी स्मॉल। अब याद रखिए, सेकेंडरी ओसाइट जो है उसमें मियोसिस 2 होता है और इसमें भी अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, यानी सेकेंडरी ओसाइट से भी 2 अनइक्वल साइज प्रोडक्ट बनते हैं। जो इसका लार्ज प्रोडक्ट है उसे ओटिड कहते हैं, और जो इसका स्मॉल प्रोडक्ट है उसे हम फिर से पोलर बॉडी कहते हैं। आप याद देखिए, ये अनइक्वल साइटोकाइनेसिस प्राइमरी ओसाइट और सेकेंडरी ओसाइट में क्यों होते हैं, क्या इनका एडवांटेज है? तो याद रखिए, चूंकि इक्वल साइटोकाइनेसिस यदि होता, इक्वल साइटोकाइनेसिस, तो इक्वल साइटोकाइनेसिस होने से जो 2 प्रोडक्ट होंगे, 2 डॉटर सेल जो होंगे, उनमें 50-50% साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और 50-50 साइटोप्लाज्म के डिस्ट्रीब्यूट होने से फिर रिजर्व फूड भी उसी रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप याद रखिए, स्पर्म से इनमें से कोई एक फर्टिलाइज होगा, और आप याद रखिए ह्यूमन बीइंग के केस में सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तो हम सेकेंडरी ओसाइट को ह्यूमन एग कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एग या ओवम उस सेल को कहते हैं जो हैप्लॉइड हो और जो जिसके पास स्पर्म रिसेप्टर्स हो, जो स्पर्म न्यूक्लियस को गेन करने में कैपेबल हो, ऐसे हैप्लॉइड सेल को हम एग या ओवम कहते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है सेकेंडरी ओसाइट। हैप्लॉइड सेल है और इसके पास स्पर्म रिसेप्टर्स होते हैं, ये स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकता है, न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियस को रिसीव कर सकता है। तो ह्यूमन एक सेकेंडरी ओसाइट है। तो याद रखिए, ये स्पर्म का ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वेट करे, चूंकि ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म्स मेल बॉडी से फीमेल जेनाइटल सिस्टम में डिपॉजिट होते हैं। तो यहाँ पे एक मैचिंग की डिपेंडेंसी है कि ये ओवरी में बनता है, फिर ओवरी से रिलीज होकर के ओविडक्ट में आता है, स्पर्म्स विजाइना में डिपॉजिट होते हैं, वहाँ से वो यूट्रस में स्विम करके फिर ओविडक्ट में आते हैं।
तो इस ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें मैनी आवर्स लग सकते हैं और सेम टाइम पे स्पर्म डिपॉजिट होने चाहिए और ओवम रिलीज होना चाहिए, ओवरी से ओविडक्ट में आना चाहिए। तो यहाँ भी सिंक्रोनाइज्ड होने की रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के इंश्योर के लिए। तो फर्टिलाइजेशन के सक्सेस के लिए जरूरी है कि दोनों गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन प्लेस पे एक दूसरे के साथ आना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये तो ऐसे प्लांट वे में तो आएंगे नहीं गैमेट्स कि चलो जो फर्टिलाइजेशन प्लेस है तो दो अलग अलग बॉडी में बनने वाले जो गैमेट्स हैं सेम टाइम पे प्लांट कर करके पहुंच गए और फर्टिलाइजेशन इसेंशियली हो गया। तो याद रखिए अलग अलग टाइम पे गैमेट्स डिपॉजिट होते हैं, उनका अलग अलग टाइम पे अराइवल होता है। तो सेकेंडरी ओसाइट यदि फर्टिलाइजेशन प्लेस पे पहुंच चुका है तो ये जितना इसमें ज़्यादा लाइफ होगा उतना ज़्यादा ये स्पर्म का वेट कर सकता है और इसमें तब लाइफ ज़्यादा होना डिपेंड करता है कि इसमें रिजर्व फूड कितना ज़्यादा है और रिजर्व फूड इसमें कितना ज़्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि इसमें साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। तो इसीलिए अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है कि प्राइमरी ओसाइट में जितना रिजर्व फूड स्टोर्ड है उसका मैक्सिमम किसी एक सेल डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इस पर्पस से अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। और इससे एडवांटेज का फायदा है कि जो सेकेंडरी ओसाइट जो उसका लार्ज प्रोडक्ट है वो ज़्यादा दिनों तक फर्टिलाइजेशन प्लेस पे स्पर्म का वेट कर पाता है, तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। हम सब गैमेटोजेनेसिस में इसको डिटेल डिस्कस फिर से करेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से लेकर के प्राइमरी ओसाइट तक जो ओजेनेसिस के प्रोडक्ट हैं वो बिफोर बर्थ बन जाते हैं। यानी ओजेनेसिस प्रोसेस जो है ये बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है फीमेल इंडिविजुअल में, जब वो मदर यूट्रस में एज एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है। जो 38 वीक्स का जेस्टेशनल लाइफ है उसी में प्रीनाटल लाइफ में ही ओजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कब से? जो 38 वीक्स का प्रीनाटल लाइफ है उसमें 25th वीक से ही ओजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और प्राइमरी ओसाइट तक ओजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी एक फीमेल इंडिविजुअल का जब बर्थ होता है तो उसके ओवरी में प्राइमरी ओसाइट्स पाए जाते हैं और प्राइमरी ओसाइट्स को लेकर के एक फीमेल इंडिविजुअल का जन्म होता है। फिर प्राइमरी ओसाइट से आगे के जो प्रोसेसेस हैं यानी कौन कौन, तो जो मैचुरेशन फेज है, मैचुरेशन 1 एंड मैचुरेशन 2, ये सब आफ्टर बर्थ होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा क्यों, ऐसी कौन सी मजबूरी हो जाती है, ऐसा कौन सी डिपेंडेंसी है कि ओजेनेसिस को बिफोर बर्थ ही स्टार्ट होना होता है। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि ओजेनेसिस को इनिशिएट करते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं वो ओवरी के वॉल के आउटर लेयर में होते हैं और जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से ओगोनिया प्रोड्यूस होते हैं, ये ओगोनिया यदि रिलीज बाहर की तरफ होंगे, ये सिलोम है, बॉडी कैविटी है, तो यदि ओगोनिया बाहर रिलीज हो जाए तो ये ऑर्गन तो जो ओजेनेसिस के फर्दर प्रोडक्ट हैं उसको तो रख ही नहीं पाएगा। ये बाहर रिलीज हो जाएंगे तो फिर बाहर आकर के वो डेड हो जाएंगे, फैगोसाइटोस्ड हो जाएंगे, तो फिर ओजेनेसिस का कोई एडवांटेज नहीं हुआ। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो ओगोनिया प्रोड्यूस करते हैं उन्हें ओवरी के अंदर जो स्पेस अवेलेबल है जिसे ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं वो इधर आने चाहिए। ओगोनिया इंटरनली वो डिपॉजिट होने चाहिए, स्टोर्ड होने चाहिए, बाहर नहीं रिलीज होने चाहिए। तो आप ये याद रखेंगे कि ओवेरियन स्ट्रोमा में दो पार्ट होता है। इसके पेरिफेरल पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इसका सेंट्रल पार्ट है इसे हम मेडुला, ओवेरियन मेडुला कहते हैं। तो यही जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है ओवेरियन स्ट्रोमा का, यहीं पे ओगोनिया बन करके स्टोर्ड होते हैं और ये उस समय ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, क्योंकि फिगर में आपको लग रहा होगा कि ओवेरियन वॉल में जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो तो आउटर लेयर में है और जो उनके प्रोडक्ट ओगोनिया होंगे वो स्ट्रोमा में स्टोर्ड होंगे। तो बीच में तो एक बैरियर है, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया 25th वीक में नहीं होता, ये अराउंड 13th वीक जो 30वां सप्ताह है ना उसमें बनता है 30 वीक में और ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है 25th वीक से। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से जो ओगोनिया फॉर्म्ड होते हैं
ये ओगोनिया ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के न होने से स्ट्रोमा में आ पाते हैं, स्ट्रोमा के पेरिफेरल पार्ट में आ पाते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में आते हैं और यहीं पे ओगोनिया स्टोर्ड रहते हैं। और जब सफिशिएंट एक्सेस नंबर में जब ओगोनिया फॉर्म्ड हो जाते हैं तो फिर ओगोनिया के एक्सेस नंबर में बन जाने के बाद ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो इंटरनल लेयर है ओवेरियन वॉल का ये बनता है और उसके बाद फिर फर्दर ओगोनिया का बनना बंद हो जाता है। क्योंकि आप ये याद रखिए कि फिर आपको ये माइंड में आएगा कि प्री नाटल लाइफ में ही ओगोनिया बनते हैं, उसके बाद उनका बनना बंद हो जाता है, तो क्या सफिशिएंट नंबर में इतने लंबे रिप्रोडक्टिव एज तक फीमेल जब जन्म लेकर के बाहर मदर यूट्रस से बाहर इंडिपेंडेंट लाइफ जीने आएगी, तो क्या इतने दिनों का जो मेनी इयर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज जो उसका है, क्या मेनी इयर्स तक ओगोनिया जो है वो काम आ पाएंगे? क्या फर्दर और ओगोनिया की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? तो याद रखिए ओगोनिया यहाँ पे मिलियंस में बनते हैं, जबकि एक फीमेल को अपने एंटायर रिप्रोडक्टिव एज में मैक्सिमम 450 टू 500 ओवम की ही रिक्वायरमेंट होती है। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जो ओगोनिया हैं, ओजेनेसिस के जो प्रोडक्ट हैं वो मिलियंस में बनते हैं और मैंने कहा कि रिप्रोडक्टिव एज में एक फीमेल को मैक्सिमम 450 टू 500 ओवम की ही रिक्वायरमेंट होती है। आप याद रखिए कि एक प्राइमरी ओसाइट से एक सेकेंडरी ओसाइट बनेगा और आप जानते हैं सेकेंडरी ओसाइट को जस्ट मैंने कहा कि ये ह्यूमन बींग्स का एग है, तो यही ओवम है। और याद रखेंगे एक प्राइमरी ओसाइट से एक सेकेंडरी ओसाइट, और प्राइमरी ओसाइट एट द टाइम ऑफ बर्थ पर ओवरी, चूंकि आप जानते हैं 1 पेयर ओवरी है, तो पर ओवरी प्राइमरी ओसाइट का जो नंबर होता है वो 2 मिलियंस होता है पर ओवरी प्राइमरी ओसाइट का नंबर। तो जब प्राइमरी ओसाइट 2 मिलियंस पर ओवरी है तो सेकेंडरी ओसाइट भी 2 मिलियंस पर ओवरी द्वारा बनाए जा सकते हैं। मैंने कहा कि इसकी रिक्वायरमेंट एक फीमेल को मैक्सिमम अपने पूरे रिप्रोडक्टिव एज में सिर्फ 450 टू 500 ही है, ठीक है। तो 2 मिलियंस पहले से बने हुए हैं, तो ये सफिशिएंट नंबर है रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिक्वायरमेंट इतनी ही है, तो फिर इतने जो हैं ऑलरेडी बन चुके हैं प्राइमरी ओसाइट, ठीक है, तो ये सफिशिएंट है। क्योंकि प्राइमरी ओसाइट है क्या, प्राइमरी ओसाइट ओगोनियम को ही कहते हैं। क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस ओजेनेसिस प्रोसेस में ओगोनिया जब साइज में ग्रो कर जाता है तब ओगोनियम को ही कहते हैं प्राइमरी ओसाइट। तो मैंने कहा प्राइमरी ओसाइट का नंबर 2 मिलियन पर ओवरी होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसका मतलब जो ओगोनिया है उनका भी नंबर वही है, क्योंकि प्राइमरी ओसाइट ओगोनिया को ही कहते हैं आफ्टर इंक्रीज इन साइज। तो ओगोनिया पर ओवरी एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने, 2 मिलियंस। प्राइमरी ओसाइट एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने, 2 मिलियंस पर ओवरी। और रिक्वायरमेंट ओवम की, ओवम जो है वो सेकेंडरी ओसाइट है, तो उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है इंटायर रिप्रोडक्टिव एज में 450 टू 500। अब यहाँ से हम सब ओवेरियन फॉलिकल्स पे आएंगे। अभी तो हम ओवरी का जो इंटरनल फीचर है वो डिस्कस कर रहे थे, ये ओजेनेसिस को इंट्रोड्यूस भर किया आपसे। अब यहाँ से हम ओवेरियन फॉलिकल्स पे आएंगे। तो आप ये याद रखिए कि ये जो मिलियंस ऑफ ओगोनिया बनते हैं जो ओवेरियन कॉर्टेक्स में स्टोर्ड हैं, इन्हीं के ग्रुप ऑफ ओगोनिया को ही कहते हैं हम ओवेरियन फॉलिकल्स। और यही टाइम टू टाइम ओवेरियन फॉलिकल्स जो मास ऑफ ओगोनिया स्टोर्ड है कॉर्टेक्स में। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई ये ओवेरियन फॉलिकल्स हैं क्या। तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि फॉलिकल स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं जो ओवरीज में पाया जाएगा, उसे ओवेरियन फॉलिकल्स कहेंगे। तो किस सेल के स्मॉल ग्रुप को हम ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं? तो याद रखिए जो ओगोनिया मिलियंस में बने हुए हैं, इन्हीं का जो स्मॉल ग्रुप ओवेरियन कॉर्टेक्स में स्टोर्ड रहता है, इन्हीं को ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। अब इन्हीं में से कुछ चेंजेस आएंगे तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स के नाम से जाने जाएंगे। कुछ चेंजेस के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल्स कहलाएंगे। इसी तरह से कॉर्पस ल्यूटियम एंड मेनी इंटरमीडिएट फॉलिकल्स बनते हैं एक फीमेल के ओवरी में।
तो हम सब अब ओवेरियन फॉलिकल्स पर डिस्कस कर लेंगे कि कब हम इस फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, कब ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। इसके लिए जस्ट आप ओवेरियन फॉलिकल का सेकेंड वीडियो वॉच करेंगे।